हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस हियर एंड यू आर ऑल मोस्ट वेलकम इन योर ओन यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता था, मैं आपको कॉमर्स की वीडियोस लेसन अपलोड कर रही थी जो कि हमारे टॉपिक हर सब्जेक्ट के, और मैंने काफ़ी हद तक वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो ऑल द 11th एंड 12th स्टूडेंट्स of commerce, please consult to my channel for any doubts regarding these subjects. तो फ्रेंड्स, आज आपको पता है मैं इकोनॉमिक्स के आपको चैप्टर 11 के भी लेसन अपलोड कर रही थी स्टैटिस्टिक्स के। तो आज भी मेरी वीडियो उसी चीज से रिलेटेड ही है। मेरा चैप्टर 4 चल रहा था। मेरे चैप्टर का नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ये भी आपका यूनिट 2 का ही टॉपिक है। इससे पहले के टॉपिक देखने के लिए प्लीज कंसर्न एंड विजिट टू माय चैनल। So let's start our today's video. And before proceeding to our video, friends, if you have not subscribed my channel yet, then please do subscribe my channel and press the bell icon in order to never miss any new update. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस चैप्टर से रिलेटेड, वैसे तो मेरी काफी सारी वीडियो है इकोनॉमिक्स की, लेकिन इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कल ही स्टार्ट करवाया था। उससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो है क्लासिफिकेशन, जिसमें आपके इसके ऑब्जेक्टिव्स, टर्म्स, मेरिट्स और जितने भी इससे रिलेटेड टर्म्स थी वो सारी मैंने अपलोड कर दी थी। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानने के लिए आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू। अगर आप उसे देख लेंगे तो आपके लिए आगे का कॉन्सेप्ट समझना आसान होगा, बिकॉज वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आप अच्छी शुरुआत करोगे तो आपको आगे पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको चलो मैं एक बार रिकैप करवा देती हूँ क्लासिफिकेशन का क्या मतलब था। जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को इस तरह क्लासिफाई करना, चाहे अपने हेड्स में या उनके आगे भी सब हेड्स में। ये मैंने डिटेल में आपको कल समझाया था। हेड्स में या सब हेड्स में इस तरह से अपनी चीजों को डिवाइड करना ताकि आप उनका एक कंक्लूजन निकाल सको और आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा होती है। कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब होता है? अगर आप डेटा को अरेंज नहीं करोगे, इफ यू विल नॉट अरेंज योर डेटा इन एनी सीक्वेंस, देन व्हाट विल हैपन? देयर इज अ चांसेस ऑफ क्रिएटिंग अ मेस। आपकी डेटा का गड़बड़ी होने का, खराब होने का, मिसमैच होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप अगर चीजों को क्लासिफाई कर देते हो अच्छे से, तो आपकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज है वो हट जाती है। तो क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस to arrange the data either in heads or subheads in such a way that all the complexities is removed from your path. Okay friends, तो मैंने मेथड्स पे मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको इसके मेथड्स बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको इसके फीचर्स बता देती हूँ ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या फीचर्स होते हैं? पहला फीचर होता है क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन must be unambiguous। अब आप मेरे से पूछेंगे कि एम्बिशियस का मतलब क्या होता है, अनएम्बिशियस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है वो आप एक पर्टिकुलर एम को लेके ना करें। मतलब आपने जो चीज दिल में ठान ली सिर्फ उसे ही लेके ना करें। क्लासिफिकेशन आप इस तरीके से करें कि आपका जो पूरा होल डेटा होता है वो होल इकोनॉमी अच्छे से समझ पाए। सिर्फ 1% को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लासिफिकेशन ना करें, इस तरीके से करें कि हर बंदा उसे अच्छे से समझ सके। ओके फ्रेंड्स, फिर इसका सेकेंड पॉइंट आता है फीचर्स का ऑफ क्लासिफिकेशन, द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप। इसका क्या मतलब होगा? द क्लासेस मस्ट नॉट
ओवरलैप मतलब जो क्लासेस होते हैं, व्हाट इज द क्लासेस, आप इसमें देखेंगे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आपने अपने प्रीवियस यंगर क्लासेस में देखा होगा कि आपकी सीरीज होती है, जैसे 0 से 10 हो गई, 10 से 20 हो गई, 20 to 30 हो गई। तो इसका कहने का सेकंड फीचर का मतलब है कि आपकी जो 0 से 10 है वो 10 से 20 ही आगे होनी चाहिए, 20 से 30 होनी चाहिए। मीन्स देयर मस्ट बी नो टू वैल्यूज प्रेजेंट इन अ सेम क्लास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी भी 10 वैल्यू फ्रीक्वेंसी है, इसकी भी सेम है, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस सीरीज में ही होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए। जो एक क्लास इंटरवल है वो दूसरे क्लास इंटरवल को ओवरलैप ना करे। ओवरलैप मतलब एक दूसरे से मिक्स ना हो पाए। ओके फ्रेंड्स, फिर थर्ड पॉइंट इसका होता है हमारे क्लासिफिकेशन का, ये होता है क्लासिफिकेशन शुड बी स्टेबल। क्या मतलब होता है इसका, जो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा होता है वो आपकी स्टेबल होनी चाहिए। स्टेबल का मतलब फिक्स्ड, अनचेंज्ड या अनडायनेमिक। इसका क्या मतलब हुआ, आपके जो डेटा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्लासिफिकेशन अगर आप एक जरिए से कर रहे हो, सपोज करो, आगे मैं आपको अभी सीरीज बताती हूँ, आपको मेथड्स बताती हूँ क्लासिफिकेशन के, आप जो मेथड आपने अडॉप्ट किया उसी मेथड को आगे ले जाके आपकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने अभी एक चीज की क्लासिफिकेशन की और वो अनस्टेबलाइज्ड हो जाए और आप उसको दूसरे की पहले ही कर दो। जिस मेथड को फॉलो करते हुए आप अपनी क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप उसे ही आगे लेके जाओ, क्योंकि वरना अगर आप अलग अलग मेथड्स को अडॉप्ट करते रहोगे क्लासिफिकेशन करने में, देन योर होल डेटा विल बी मिसमैच्ड एंड अ बिग मैस विल बी क्रिएटेड। आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और मैस क्रिएट हो जाएगा। मैं बार बार मैस करती रहती हूँ, आप बताओ मैस का मतलब क्या होता है। मैस का मतलब होता है आपकी कंफ्यूजन, आपकी मतलब कहते हैं उलझन क्रिएट हो जाएगी, उसे कहते हैं मैस। फिर अगर हम अपने फोर्थ फीचर की बात करें तो फोर्थ फीचर होता है क्लासिफिकेशन शुड बी इक्वल टू इंक्वायरी। इसका क्या मतलब हुआ, क्लासिफिकेशन देखो, आप बताओ मुझे किस चीज पे करते हो, रुक जाओ। क्लासिफिकेशन मस्ट बी इक्वल टू इंक्वायरी। आप जो भी क्लासिफिकेशन करते हो डेटा का वो आपकी इंक्वायरी किए हुए डेटा पे ही होना चाहिए। मतलब आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ नहीं कर सकते। सपोज करो आपकी क्लास में अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है हमारे 40 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स के अपने अलग मार्क्स होते हैं। कोई आपका टॉपर होता है, कोई आपका फेलियर भी होता है, कोई आपके एवरेज होते हैं, कोई आपके मोर देन एवरेज होते हैं, कोई आपके लेस देन एवरेज होते हैं। तो ये डेटा आपने कहाँ से लिया, उनकी क्लास टीचर से लिया होगा। तो आप अगर इस बात का कोई बंदा, कोई इंसान, कोई पर्सन अगर इस बात का एनालिसिस कर रहा है तो उसने पहले उसकी क्लास टीचर की, रिस्पेक्टिव क्लास टीचर के बारे में इंक्वायरी ली होगी, तो ही वो करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज करो अगर मैं ये एग्जांपल है तो जो भी इंक्वायरी कर रहा हो पर्सन, स्कूल का हेड या मैनेजमेंट, अपनी मर्जी से कोई भी डेटा लिख दे कि इसके इतने मार्क्स, इसके इतने मार्क्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका एक्चुअल इंक्वायरी के बाद डेटा मिलता है वो ही डेटा आपका क्लासिफिकेशन में यूज होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर फिफ्थ पॉइंट होता है इसका, क्लासिफिकेशन शुड हैव अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्लासिफिकेशन should have arithmetical accuracy। क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स इस बात का, अर्थमेटिक क्या होता है आप मुझे ये बताइए। जैसे आपका मैथमेटिक होता है ऐसे अर्थमेटिक क्या होता है, वो टर्म जो आपकी न्यूमेरिकल से रिलेटेड होती है, वो जो आपकी क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट को कंसीडर करती है। तो आपके जो क्लासिफिकेशन वाले डेटा होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल वे में गलत नहीं होने चाहिए। आप जितने भी इंफॉर्मेशन को अपने ऑर्गेनाइज करते हो बाय द वे ऑफ योर क्लासिफिकेशन वो आपके करेक्ट होने चाहिए बाय द वे ऑफ न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू, बाय द वे ऑफ क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपके वो डेटा गलत नहीं होना चाहिए। आप जो भी क्लासिफाई करते हो वो आपका बिल्कुल अप टू द मार्क, करेक्ट और विदाउट एनी मिस्टेक होना चाहिए, सो दैट टू मेक द स्टेबलाइजेशन इन द इकोनॉमिक। फर्स्ट पॉइंट ही था ना इसका। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट था क्लासिफिकेशन मस्ट बी स्टेबल। आपको स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको कोई गलती नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपका डेटा कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता। समझ आ गई फ्रेंड्स इसके फीचर्स अच्छे से। चलिए अब हम इसका करते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन कौन से हमारे तरीके होते हैं क्लासिफिकेशन करने के।
हमारा जो मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन होता है या हमारा वेज ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, वो पहला वे जो हमारा इसका होता है वो हमारे हम कुछ पॉइंट को कंसीडर करते हुए करते हैं। तो पहला होता है हमारा अकॉर्डिंग टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी किसी भी चीज को क्लासिफाई करो, इसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, चलो पहले ये समझ लेते हैं, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या क्रोनोलॉजी आपने वर्ड अपनी डेली लाइफ में या अपने इंग्लिश में भी यूज किया होगा। मैं हमेशा कहती हूँ बात को डीप समझने के लिए कभी भी उसे उस कॉन्टेक्स्ट से मत मैच करो जिसे आप पढ़ रहे हो। आप सपोज करो क्रोनोलॉजी आप इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ रहे, आप इंग्लिश के वे में बताओ व्हाट इज क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आपने देखा होगा कि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज अपने पेरेंट्स जैसी है, आपके पेरेंट्स में आपके ग्रैंड पेरेंट्स जैसी है। तो क्रोनोलॉजी होता है आपकी बेसिकली अ सेट और अ सबसेट ऑफ योर सीरीज विच इज मेड बाय द पासेज ऑफ टाइम। समय के साथ जो बदलाव आते हैं उस चीज को अगर आप कंसीडर करते हो तो वो आपकी क्रोनोलॉजी होती है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप अपनी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम करो। टाइम कैसे करो, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे आप अपनी चीजों को करो। अब इसमें क्या बात आ जाती है, देखिए इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो आपकी पॉपुलेशन मान लेते हैं हम, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगर हम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को माने, सपोज करो हमने ये ईयर ले लिए, ईयर 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 और 2001 ले लिए ईयर्स। और ये आप अगर अपनी पॉपुलेशन को देखो, जैसे ये अगर आपका 35.5, 15.2, 16.3, 22.5 कुछ भी लिख दो, 15.4 और 26.8, आपने अपनी ये पॉपुलेशन ले ली। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए मैं आपको जब न्यूमेरिकल बताऊंगी तब बताऊंगी, लेकिन एक बात बता दूं, आप अपना डेटा हमेशा किसी सीरीज में लगाते हैं। किस सीरीज में लगाते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बट मैक्सिमम हमेशा ही आप ये मान लो असेंडिंग ऑर्डर में लगता है। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, उसमें आपको अपना डेटा को अरेंज करना होता है। अब इसे काट ही दो, असेंडिंग ऑर्डर में कर लगता है। तो आप क्या करो, इसमें अरेंज कर लो कि सबसे पहले कौन सा, सबसे कम कहां पे थी, 15.2 थी, तो 15.2 1961, फिर आपकी 15.4 1991, फिर 16.3 1971, फिर आपकी क्या थी 26.2 2001, और सब 19.5 35.5 1951। ये एक बस एग्जाम्पल है। इसका मतलब हमने अरेंज कर लिया, अपना किस ऑर्डर में अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। तो यही काम आपका अकॉर्डिंग टू टाइम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का होता है कि अपने सीरीज को अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज करना। और किस तरह का टाइम चेंज करना, जैसे ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में आपकी डिजिट्स है, इस तरीके से अरेंज करना। ओके फ्रेंड्स, फिर सेकेंड जो आपकी क्लासिफिकेशन होती है वो होती है आपके अकॉर्डिंग टू एरिया, और इसका क्या दूसरा नाम होता है, इसका नाम होता है ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। मतलब आप अपनी चीज को क्लासिफाई कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर ज्योग्राफिकल लोकेशन और ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब ज्योग्राफिकल फीचर्स कौन से होते हैं, आपकी सपोज करो इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, आपकी कौन कौन सी एरिया वाइज क्वालिटीज है आपकी कंट्री की, तो उसे कंसीडर करते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो अमेरिका हो गया, फिर आपका ब्राजील हो गया, फिर आपका चाइना हो गया, डेनमार्क हो गया, और फिर आपका फ्रांस और इंडिया हो गई। सपोज करो आपको इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कौन सी चीज पहले आते हैं, ए पहले, बी पहले, सी डी एफ आई। ये मैंने आपको क्रोनोलॉजिकल, ये आपको मैंने ज्योग्राफिकल ऑर्डर में ही लगा के दिया अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। क्या क्वालिटीज है इनकी, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है ना, तो मैंने अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आपको ये लगा के दी है। और इसकी आप कुछ भी मान लो, इसमें अगर व्हीट प्रोडक्शन कितना था तो ये तो कुछ भी हो सकता है, 1925, 35, 45,
65, 75 और 85। यहाँ पे इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं है कि यहाँ पे कितनी आइटम है, यहाँ पे किस चीज की इंपॉर्टेंस है कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू एरिया हो गया ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें क्वालिटीज कोई भी हो सकती है, इसकी क्वालिटी से अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट्स वो अरेंज हो गया। तो ऐसे भी क्लासिफिकेशन होती है। फिर थर्ड टाइप के आपके क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? एट्रीब्यूट्स होता है आपकी क्वालिटीज। और किस तरह की क्वालिटीज आप मेरी कल की वीडियो में देखे, मैंने आपको एट्रीब्यूट के बारे में डिटेल में बताया था। वो क्वालिटी जो आपकी मेजर नहीं हो पाती। एट्रीब्यूट्स आर ऑल दोज क्वालिटीज विच आर प्रेजेंट अमॉन्ग द पर्संस विच आर इनमेजरेबल और विच कैन नॉट बी मेजर्ड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका होता है आपका क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। मतलब जो आपकी विदाउट नंबर क्लासिफिकेशन होती है उन्हें कहते हैं हम अपने क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें किस तरह की चीजें होती है? जैसे अगर हम कहें कि आपकी किसी भी कंट्री इसमें ले लो या कोई भी चीज, सपोज करो एक जगह पे 5% है, A, B, C, D और E। ओके, अगर ये सपोज करो ब्लाइंड है तो किस हद तक ब्लाइंड है? मतलब ये 25%, ये 35%, 45, 55 और 65। तो मतलब ये ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज है, आप ये तो बता सकते हो इतना हद तक ब्लाइंड, मतलब कितने लोग ब्लाइंड है। लेकिन अगर आपने ये मेजर किया कि ये ब्लाइंडनेस इस अकॉर्डिंग में है तो ये आपकी क्वालिटेटिव हो जाएगा। मतलब वो फीचर्स जो आपके इमेजरेबल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर लास्ट टाइप की क्वालिटी आपकी क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम आपका वेरिएबल्स भी होता है और इस पूरे का दूसरा नाम होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसमें आपकी वो चीजें होती है जो आप नंबर में मेजर कर सकते हो। आप जिन चीजों को नंबर में मेजर कर सकते हो वो आपकी क्वांटिटेटिव हो जाती है। अब नंबर में मेजर कैसे कर सकते हो? जैसे अगर आपको कोई चीज दे दे और उसमें कहे कि सपोज करो पॉपुलेशन वाइज आपकी अरेंज करी है कोई चीज, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में 150 करोड़, फिर इंडिया में 135 करोड़, फिर आगे सपोज करो अमेरिका में 35 करोड़। लेट इट बी, ये एग्जैक्ट अमाउंट्स नहीं है बस इंडिया को छोड़ के, बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मतलब आपकी क्वांटिटेटिव में आप ये पॉपुलेशन को क्वांटिटेटिव वे में कहाँ क्लास कर सकते हो, गिन सकते हो। किस वे में गिन सकते हो? आपका सेंसस होता है एवरी आफ्टर 10 ईयर्स। ये भी आपका एक टॉपिक है सेंसस और सैंपल्स। मैं आपको अभी जल्दी इसकी भी वीडियो अपलोड करूंगी। तो जिन चीजों को आप क्वांटिटेटिव वे में कंसीडर कर सकते हो वो होते हैं आपके अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में इतना ही। आज की वीडियो में आपने सीखा क्लासिफिकेशन के क्या फीचर्स होते हैं और किस तरीके से क्या क्या मेथड होते हैं क्लासिफिकेशन के। मेथड में आपने समझा इसके 4 मेथड होते हैं: क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ज्योग्राफिकल एरिया, अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियोस में इतना ही। आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा आप उनके नोट्स बनाइए, लर्न करिए। और फिर भी अगर आपको किसी भी वर्ड में कोई डाउट हो, मैं सेंटेंस या टॉपिक तो कह ही नहीं रही, अगर आपको एक भी वर्ड में डाउट हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आपके हर एक कमेंट का जल्द से जल्द आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। फ्रेंड्स, में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे आपके पास तक कोई भी न्यू अपडेट मिस ना हो पाए। और ये वीडियो को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जैसे बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्विटेंस, सिबलिंग्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।